Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 19th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट द होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन. So the concerns related to wholesale inflation is growing as the wholesale price inflation has increased to 14.55% in the month of March. Now यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर आता है the रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हुई हैं, इसकी वजह से लगातार क्रूड ऑयल प्राइसेस और बाकी कमोडिटीज़ के भी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. एंड देयरफॉर इंडिया में WPI बेस्ड इन्फ्लेशन विच इज़ होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन ये इंक्रीज़ हो चुकी है टू 14.55%. नाउ इससे पहले फेब्रुवरी में ये इन्फ्लेशन 13.11% पे थी, बट नाउ इन द मंथ ऑफ मार्च दिस हैज़ इंक्रीज टू 14.5%. यहाँ पे एक और चीज़ याद रखेंगे दैट मार्च मंथ में जो इन्फ्लेशन ने इस नंबर को टच किया है 14.5%, दिस इज़ द सेकेंड हाइएस्ट होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन प्रिंट इफ़ वी टॉक अबाउट 2011 एंड 12 सीरीज़. 2011 एंड 12 सीरीज़ में ये सेकेंड हाइएस्ट WPI प्रिंट रहा है. नाउ जो एनुअल होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है, दिस इज़ द इन्फ्लेशन एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर. ये प्रोड्यूसर लेवल की जो इन्फ्लेशन है उसे रिफ्लेक्ट करता है. एंड दिस WPI इन्फ्लेशन, इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022, सो हर मंथ में ही जो हमारी इन्फ्लेशन रही है वो डबल डिजिट्स में ही रही है और कंसिस्टेंटली होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का जो ग्राफ है ये अपवर्ड्स ही जाता जा रहा है. नाउ यहाँ पे एक और ट्रेंड, एक और पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है विच इज़ बेसिकली अ वॉरिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस एंटायर न्यूज़ आर्टिकल. वो ये है कि एक तो होता है WPI होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन जो कि प्रोड्यूसर लेवल पे इन्फ्लेशन को चेक करता है. सेकेंड इज़ CPI कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन. ना कंज्यूमर प्राइस के ऊपर बेस्ड जो इन्फ्लेशन होती है ये इन्फ्लेशन रिटेल लेवल पे चेक करता है. एंड नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज दैट यूजुअली हमारी जो CPI होता था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर जो कंज्यूमर जो इन्फ्लेशन को फेस करते हैं, दे यूज टू कन्वर्ज टूवर्ड्स द WPI. लेकिन ये एक यूजुअल ट्रेंड था, बट नाउ दिस ट्रेंड हैज़ रिवर्स्ड, डेविएशन हो चुकी है. And now we are seeing that WPI inflation is rather collapsing in the direction of consumer price inflation or the retail price inflation. तो इन दोनों ही अगर हम मेट्रिक्स को देखें, चाहे CPI हो चाहे WPI हो, ये दोनों ही रिफ्लेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स आर मार्केट इनसफिशिएंसीज. स्पेशली हमारी जो मार्केट इनसफिशिएंसी है ये कोविड-19 का एक इम्पैक्ट है जो कि प्रोड्यूसर लेवल पे क्रिएट हुआ है. सेकेंडली अगर हम CPI इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें भी लगातार राइज हो रहा है. एंड देयरफॉर ये एक जो हमारा हिस्टोरिकल ट्रेंड था कि जो होल सेल इन्फ्लेशन है टिपिकली कोलैप्स टुवर्ड्स द कंज्यूमर इन्फ्लेशन, ये इससे शिफ्ट कर चुकी है और अब उल्टा हो रहा है. कंज्यूमर इन्फ्लेशन इज कोलैप्सिंग टुवर्ड्स द होल सेल इन्फ्लेशन. तो बेसिकली यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता है कि अगर हम हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन देखें तो फ़िलहाल जो हमारी प्राइसिंग पावर है दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स. तो प्रोड्यूसर्स के हाथ में हमारी इकोनॉमी में फ़िलहाल जो प्राइसिंग पावर है वो चल रही है ना. इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट पुश या फिर जो इंक्रीज़ हमें देखने के लिए मिल रहा है WPI में, इस WPI के इंक्रीज़ की वजह से हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो भी हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है. यहाँ पे एक और चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी होगी. इफ़ वी टॉक अबाउट पास्ट, सो वी हैड वेरी लार्ज MSME सेक्टर, लेकिन कोविड-19 के बाद से ही ये दिख रहा है कि जो एंटरप्राइजेज़ हैं उनके ऊपर जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो लोन डिफ़ॉल्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं.
एंड दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन MSMEs, जिसकी वजह से एक तो जो स्मॉल फर्म्स हैं वो वाइप आउट हो चुके हैं, एंड देयरफॉर जो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके हैंड में जो प्राइसिंग पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एंड इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ फॉलिंग प्रोडक्ट वॉल्यूम्स इफ़ वी टॉक अबाउट. सो हमारे जो स्मॉल और मीडियम सेक्टर थे, दे बोर द बर्न्ट ऑफ एंटायर पैंडमिक, और अब जो प्राइसिंग पावर है वो लार्ज एंटरप्राइजेस के पास जा चुकी है. सो दिस कॉस्ट पुश इंक्रीज विच इज़ शोइंग अप इन WPI, इट विल इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड दिस इज़ समथिंग टू वरी अबाउट. ना यहाँ पे अगर हम एक बेसिक डिफरेंस की बात करें कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो होलसेल प्राइस है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्राइसेस को ट्रैक करते हैं, बिकॉज इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्सेस या रिटेल मार्जिन जो है उसे कवर नहीं किया जाता. एंड WPI में सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कवर किया जाता है, इट डज़ नॉट कवर सर्विसेज. तो WPI बेसिकली हमारे पास होलसेल प्राइसेस, अगर हम गुड्स की बात करें तो उसमें कितना मूवमेंट हुआ है उसे कैप्चर करता है, एंड प्राइमरीली इट इज़ यूज्ड एज अ GDP डिफ्लेटर, है ना, द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर एट अ पर्टिकुलर प्राइस. ठीक है जी, जो भी हमारा बेस ईयर होगा उससे कंपैरिजन में कितना वैल्यू ऑफ गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं. लेकिन अब हम ये देख रहे हैं दैट जो WPI इन्फ्लेशन है, it is exceeding CPI inflation, and now it is serving signals for the retail prices to rise going further. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड है. सो टुडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and WHO चीफ टेड्रोस ग्रेबियस, they are going to perform a ceremony of the Global Center for Traditional Medicine in जामनगर. तो इस न्यूज़ आर्टिकल से समझते हैं सबसे पहले दैट व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन, एंड इस ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर ये जो ग्लोबल सेंटर ओपन किया गया है जामनगर गुजरात में, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. लेट्स टेक अ व्यू ऑफ दिस. तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ तो ये याद रखेंगे कि ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप किया गया है इन जामनगर गुजरात, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, राइट. एंड इसके अलावा it is very important for us to know that what is traditional medicine and how WHO describes traditional medicine. So according to WHO, traditional medicine is a total sum of knowledge, skills, practices, that indigenous and different cultures have used over the time to maintain their health, to prevent, physical and mental illness, to diagnose it, to treat it. इसके अंदर सारी ही एंशियंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. प्रैक्टिसेस लाइक एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल मिक्सचर्स, अलॉन्ग विद मॉडर्न मेडिसिन एज वेल. जो भी डिफरेंट कल्चर्स में जो पहले से अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो प्रैक्टिसेस, जो स्किल्स, जो नॉलेजेस फॉलो की गई हैं, उनको ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है. इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे योगा, आयुर्वेदा और सिद्ध, इनको एज अ प्रैक्टिस और एज अ थेरेपी इंक्लूड किया जाता है. और ये तीनों योगा, आयुर्वेदा और सिद्धा, ये इंडिया में ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली दिस हैज़ बीन पार्ट. लेकिन इसके अलावा वी ऑल्सो हैव होम्योपैथी. दिस हैज़ बिकम पार्ट ऑफ इंडियाज़ ट्रेडिशन ओवर द ईयर्स. आयुर्वेद और योगा की बात करें तो ये तो ऑल ओवर द कंट्री ये अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है. सिद्ध सिस्टम की बात करें तो दिस इज़ प्रीडोमिनेंट इन तमिलनाडु एंड केरला रीजन. सिमिलरली वी हैव सोवा रिगपा सिस्टम. ये मेनली लेह लद्दाख और जो हिमालयन रीजन्स हैं लाइक सिक्किम, अरुणाचल, दार्जिलिंग, लाहौल एंड स्पीति, वहाँ पे इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है. एंड नाउ इसके बाद जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ओपन किया गया है, इसकी थोड़ी टाइमलाइन को समझते हैं. व्हाट विल दिस सेंटर, ग्लोबल सेंटर इज़ गोइंग टू बी अबाउट. तो सबसे पहले लेट्स गो बैक टू नवंबर 2020. सो नवंबर 2020 में WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने अनाउंस किया दैट दे विल एस्टैब्लिश अ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया. जिसके बाद इस मार्च में कैबिनेट ने अप्रूव किया दैट दिस विल बी डन इन जामनगर,
और इसे लेकर इंडिया और जो होस्ट कंट्री एग्रीमेंट है इंडिया और WHO के बीच में साइन भी किया गया. And India has committed an estimated $250 million to support the Global Center of Traditional Medicine's establishment, infrastructure as well as operations. तो बेसिकली ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसका एम है टू फोकस ऑन द एविडेंस बेस्ड रिसर्च, इनोवेशन एंड डाटा एनालिसिस so that we can optimize the contribution of traditional medicine in our global health system. इसका मेन फोकस यही रहने वाला है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, इन सबको डेवलप करना. जो टेक्निकल एरियाज़ के नॉर्म्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए अबाउट दिस ट्रेडिशनल मेडिसिन, दैट शुड बी डेवलप्ड एंड दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट एम of the Global Center for Traditional Medicine. इंडिया में हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है. आयुष इज़ फॉर आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. इनकी भी रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया that this will basically seek to set some policies and standards on traditional medicine products as well. इससे countries को हेल्प मिलेगी so that they can create their own comprehensive, safe and high quality health system. And this Global Center for Traditional Medicine, it will also support WHO's Traditional Medicine Strategy. WHO की Traditional Medicine Strategy चल रही है from 2014 till 2023, तो इसके efforts इसमें भी इस strategy को implement करने में भी help करने वाले हैं. एंड इस स्ट्रैटेजी का एम क्या है? WHO की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी है, इसका एम है कि वो सभी नेशन जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं, एक्शन प्लान्स लेकर आने चाहते हैं, ताकि जो हेल्थ कवरेज है उसके अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ सके, वो स्ट्रेंथन अप हो सके, उनको एक पॉलिसी और एक्शन प्लान यहाँ से मिले. And WHO has estimated that 80% of world's population, it uses traditional medicine. Therefore, traditional medicine को लेकर एक अच्छा comprehensive, safe और high quality health system में incorporate करना and उसको लेकर norms और action plan लेकर आना, this is very important and this is the aim of this Global Center for Traditional Medicine. After this, next question comes is this, that why WHO felt the need to advance the knowledge of traditional medicine. So according to WHO की जो 194 member states हैं, उनमें से 170 states के अंदर they have reported that they use traditional medicine. And therefore जो member states हैं, they have only asked for to create a body जहाँ पे एक reliable evidences हो, datas हो related to this traditional medicine practices and products. And therefore ये जो जामनगर सेंटर बना है, Global Center for Traditional Medicine, this will basically serve as a hub. And इसका focus ही यही होने वाला है to basically build a solid evidence base for policies so that it can help countries to integrate it in their the health systems. However, यहाँ पे WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर कुछ चैलेंजेस हैं उनको भी फ्लैग किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो नेशनल हेल्थ सिस्टम्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये पूरे तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्कर्स हों या फिर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो कोर्सेज़ हैं या जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इनको पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पाते विद द अदर हेल्थ फैसिलिटीज़. तो इंटीग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली, WHO ने एक और चीज़ पे स्ट्रेस किया है, दैट इज़ द नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी. बिकॉज एज वी सी, जो 40% अप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस. तो ऐसे केस में जो बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करना, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फॉर एग्जांपल, दिस इज अ डिस्कवरी ऑफ एस्पिरिन ड्रू ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर्मुलेशन. तो जो एस्पिरिन ड्रू है, इसको बेसिकली निकाला जाता है यूजिंग द बार्क ऑफ विलो ट्री.
सिमिलरली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ वाइल्ड याम प्लांट्स. Child cancer treatment was done, based on rosy periwinkle. So there are certain 40% of the pharmaceutical products जो कि किसी ना किसी natural substance से derive होते हैं. Therefore, WHO has even stressed on that we need to conserve the biodiversity and the sustainability. Thirdly, अगर हम traditional medicine की बात करें, so we need to find the ways in which we can modernize the traditional medicine. इसको भी स्टडी किया जा रहा है. Where in the age of artificial intelligence, how can we use artificial intelligence? It can be used to map the evidence and the trends in traditional medicine. जिस तरह हम देखते हैं कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूज़ की जाती है, MRI, to study the brain activity and the relaxation responses. It is also the part of traditional medicine therapies. इसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन में मेडिटेशन, योगा आता है. सो वी इंक्रीजिंगली कम डाउन टू द मेंटल हेल्थ एंड किस तरह से स्ट्रेसफुल टाइम्स में ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर हम वेलबींग मेंटेन कर सकते हैं. सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Along with this, WHO also says that the traditional medicine is also being extensively updated by mobile phone apps, online classes and other technologies. इसको हमें अपडेटेड रखना होगा. And this global center for traditional medicine, this will serve as a hub for other countries. ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर जो भी प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके नॉर्म्स के लिए दिस सेंटर इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट हब. अच्छा जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया ने इससे पहले भी कोई इस तरह का एफर्ट किया है? सो द आंसर इज़ येस. 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक प्रोजेक्ट साइन किया था. बेसिकली एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट था, ये WHO के साथ ही था, एंड दिस वाज डन इन द एरिया ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन. एंड इस एग्रीमेंट का एम भी यही था दैट वी नीड टू क्रिएट सम बेंचमार्क्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग इन योगा, आयुर्वेदा, यूनानी, पंचकर्मा. तो इन सब को लेकर कुछ बेंचमार्क्स सेट किए जाएं ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स के लिए. एंड इस कोलैबोरेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन की क्वालिटी, इसकी सेफ्टी को प्रमोट किया जाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को सपोर्ट किया जाए. तो ओवरऑल दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द WHO's ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल स्ट्रैटेजी. एंड एट लीस्ट 32 MOU साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज़. बाकी कंट्रीज़ की इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब ने इंडिया के साथ भी MOU साइन किए हैं. इसके अलावा देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR. इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी. दिस इज़ इन पालमपुर. And this has also signed an important MOU with National Research Institute of Chinese Medicine, under the Ministry of Health and Welfare of Taiwan. And यहाँ पे भी जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो एरियाज़ हैं उसको लेकर कोऑपरेट किया जाता है. इसमें मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर बात होती है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, हर्बल फॉर्मुलेशंस को लेकर यहाँ पे डिस्कशंस होती हैं. And then we also have an agreement between a MOU between CSIR and Bill and Melinda Gates Foundation. This also identifies the opportunity for scientific and technological research and researchers within and outside India. तो already ट्रेडिशनल मेडिसिन के स्फेयर में 2000 मतलब आप लगा लें 16 से ही कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती रही है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल नागा पीस टॉक्स और नागा पैक्ट्स से रिलेटेड है. सेंट्रल गवर्नमेंट और जो नागा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके बीच में जो पीस प्रोसेस है ये काफ़ी लंबे टाइम से डिले हो रहा है. इट्स बीन मोर देन 23 years दैट द पीस प्रोसेस हैज़ बीन डिलेड. इफ़ वी टॉक अबाउट नागाज, सो दे आर हिल पीपल एंड इनकी जो पॉपुलेशन है, जो नंबर है, दैट इज़ अराउंड 2.5 million. एंड ये काफ़ी सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश.
and they mainly live in remote and mountainous countries. Basically इंडिया में आसाम से लेकर बर्मा तक, म्यांमार तक जो भी हिलीज़ और रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें नागाज़ मिलते हैं. नागाज़ आर ऑल्सो प्रेजेंट इन म्यांमार. नागा एक सिंगल ट्राइब नहीं है, ये पूरा का पूरा एक एथनिक कम्युनिटी है. इस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं. मोस्ट ऑफ दीज ट्राइब्स दे लिव इन द स्टेट ऑफ नागालैंड और नागालैंड के आसपास की जो स्टेट्स हैं. नागाज इंडो मंगोलॉइड फैमिली को बिलोंग करते हैं एंड दे आर मैनी ट्राइब्स विच कम्स अंडर नागाज. 19 मेजर ट्राइब्स हैं जो कि नागा ट्राइब्स हैं. आयोस, अंगामीज, चैंग्स, चकिसांग, काबुईस. सो दे आर 13 सच ट्राइब्स जो कि मेजर नागा ट्राइब्स के तौर पे जिनको हम रिकॉल कर सकते हैं. नाउ इसके बाद अगर हम नागा इंसर्जेंसी का बैकग्राउंड देखें, सो दीज नागा हिल्स दे बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1881. 1881 में नागा हिल्स ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनते हैं. एंड जो नागा ट्राइब्स थी वो काफ़ी स्कैटर्ड थी. तब से ही ये एफर्ट शुरू हो गए थे कि जो नागा ट्राइब है उसको एक साथ लेकर आया जा सके, एंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नागा क्लब इन 1918. 1918 में नागा क्लब की फॉर्मेशन हुई और इस क्लब ने एक सेंस निकाला, सेंस ऑफ नागा नेशनलिज्म. एंड धीरे धीरे ये जो क्लब था ये अल्टीमेटली मेटामॉर्फ हो गया इनटू द नागा नेशनल काउंसिल इन 1946. तो नागा क्लब अल्टीमेटली 1946 में बन गया नागा नेशनल काउंसिल. ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लीडरशिप आती है ऑफ अंगामी ज़ैपो फिज़ो, एंड ही बेसिकली डिक्लेयर्ड द नागा नेशनल काउंसिल. ये उनके हेड थे. They declared that the Nagaland is an independent state. 14 अगस्त 1947 को इस नागा नेशनल काउंसिल ने नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था. एंड देन दे कंडक्टेड रेफरेंडम, और रेफरेंडम कुछ 1951 में हुआ. एंड इसमें ये क्लेम किया जाता है दैट 99.9% ऑफ द नागास दे सपोर्टेड द सॉवरन नागालैंड. हाउएवर 1963 में नागालैंड अचीव देयर स्टेटहुड. नागालैंड के अंदर नागा हिल्स इंक्लूड हुई, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम, एंड ऑल्सो इंक्लूडेड द देन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो कि फ़िलहाल अरुणाचल प्रदेश में है. इस नागालैंड में अरुणाचल प्रदेश तक इंक्लूड हो रहा था. फिर 1975 आता है और 1975 आते ही शिलोंग अकॉर्ड आता है, एंड इसके अंदर दी नागा नेशनल काउंसिल और जो नागा फेडरल गवर्नमेंट थे दे एग्री टू गिव अप सम आर्म्स. एंड देन देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 140 मेंबर्स विच वाज लेड बाय थ्विंगालेंग मोवेहा. He refused to accept Shillong Accord, and then he formed a National Socialist Council of Nagaland in 1980. तो 1988 में भी ये जो हमारी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बनती है ये फर्दर स्प्लिट हो जाती है. देयर वाज अ वायलेंट क्लैश, एंड तब से ही जो नागालैंड की जो नेशनल काउंसिल थी इट बिगेन टू फेड अवे. धीरे धीरे इवन द फिजो डाइड, and then this National Socialist Council of Nagaland came to be seen as the mother of the entire insurgency in this region. Now इस नागा insurgency को अगर हम समझें, so let's understand the demand of Naga groups. So the basic key demand of Naga groups had been a greater Nagaland. Greater Nagaland, this basically means sovereign statehood. इसमें this basically means that we need to redraw the boundaries to bring all the Naga inhabited area in the northeast under one administrative umbrella. अलग अलग states में ना हो, there should be one area जहाँ पे जितने भी Naga inhabited areas हैं वो include हो. एंड इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, म्यांमार इन सब के पार्ट्स इंक्लूड होते हैं. And then they also demanded the separate Naga Zikabu, this is the constitution, and then the separate Naga national flag as well. Now अगर हम peace initiatives की बात करें
तो सबसे पहले तो 1975 का शिलोंग अकॉर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है. दिस पीस अकॉर्ड वाज साइंड इन शिलोंग, जहाँ पे नागालैंड के नेशनल काउंसिल के जो लीडर्स थे दे एग्रीड दैट दे विल गिव अप द आर्म्स. However, there were several leaders who refused to accept this agreement, and then they shifted, and ultimately this led to the split of the Nagaland's National Council. तो 1975 में हुआ था शिलोंग अकॉर्ड. इसके बाद सीज़ फायर एग्रीमेंट होता है 1997 में, जिसके अंदर सीज़ फायर एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ किया जाता है टू स्टॉप अटैकिंग ऑन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, and in return government will stop all the counter insurgency offensive operation against the Nagas. फिर आता है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ 2015. इस एग्रीमेंट में इंडियन गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है दैट येस देयर इज़ यूनिक हिस्ट्री, यूनिक कल्चर एंड पोजीशन ऑफ नागास, देयर सेंटिमेंट्स एज वेल एज देयर एस्पिरेशन. However, recently जो state government है they decided to prepare a register of indigenous inhabitants of Nagaland, but then there was pressure from various factions and the decision was put on hold. So यहाँ पे अगर हम important issues को देखें तो 2015 में जो agreement sign किया गया था, this was apparently it made the peace process more inclusive. But it created a suspicion about the central government that they will be exploiting the division within the Nagas on the tribal and geopolitical lines. So there was this issue of integration of continuous Naga inhabited areas of Manipur, Assam, Arunachal Pradesh. So ये जो demand थी of territorial unification of Greater Nagaland, this triggered a violent clashes in different areas of different affected states as well. And इस नागालैंड के पीस प्रोसेस में एक और बड़ी हिंड्रेंस ये रही है दैट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को नागाज का रिप्रेजेंटेटिव क्लेम करती है, बट देयर इज़ नॉट जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस. सो center must negotiate with all the factions, with all the groups of insurgents, and so that they can have a long lasting peace. जो भी उनका कल्चर है, हिस्ट्री है, टेरिटोरियल एक्सटेंट है, इट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. कोई भी अरेंजमेंट जो किया जाए दिस शुड लीड टू सोशल पॉलिटिकल हार्मनी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ट्राइब्स एंड सिटीजन्स ऑफ नागालैंड. इसे डील करने का एक और तरीका भी है दैट इज़ टू डू मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द ट्राइबल हेड्स. मैक्सिमम जो पावर्स है वो डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, गिव पावर टू द ट्राइबल हेड्स. तो इससे क्या होगा, एक मिनिमम सेंट्रलाइजेशन उनके एपेक्स लेवल पे होगी. एंड देन दे शुड मेनली वर्क टूवर्ड्स facilitating governance and understanding the large developmental projects here as well. वो सारे नागा इनहेबिटेड एरियाज़ जहाँ पे काफ़ी ऑटोनॉमी है दैट शुड बी इस पर्टिकुलर स्टेट में उनको एक सेपरेट बजट एलोकेशन देनी चाहिए सो दैट दे कैन रिगार्ड देयर कल्चर एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़ इन दैट एरिया. मोर ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अपने माइंड में रखना चाहिए कि जो आर्म्ड इंसर्जेंसीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड दे डू नॉट एंड इन टोटल विक्ट्री या फिर कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट नहीं होती. देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रे जोन विच इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्रोमाइज. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट अरेंजमेंट से रिलेटेड है. सो रिसेंटली मार्च 29 को Assam's chief minister as well as Meghalaya's chief minister, they signed a pact, and this pact was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, and this pact was basically to resolve their part of 5-decade-old boundary dispute. तो आसाम और मेघालय में 50 years पुराने जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे थे उनमें से कुछ डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ये जो पैक्ट है ये साइन किया गया. ना ओवर द ईयर्स आसाम और मेघालय के बीच में जो बॉर्डर है कुछ 884 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इसमें डिफरेंट लोकेशंस में फ्लेयर अप्स होते ही रहे हैं. वी विल अंडरस्टैंड कि इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ क्या है, व्हाट इज़ द रूट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट,
एंड ये जो पैक्ट साइन किया गया है इसमें कौन कौन से अरेंजमेंट्स किए गए हैं, लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। नाउ सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम रूट की बात करें, सो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज अनडिवाइडेड आसाम, एंड इस अनडिवाइडेड आसाम में आज के टाइम का नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिज़ोरम ये सब इसी अनडिवाइडेड आसाम का हिस्सा थे। बट देन इन 1972 मेघालय वॉज कार्व्ड आउट, और मेघालय की जो बाउंड्रीज़ हैं इनको डिमार्केट किया गया एज पर द आसाम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969। लेकिन ये जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की गई रिलेटेड टू बॉर्डर एवर सिंस। 2011 में मेघालयन गवर्नमेंट ने कुछ 12 एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जो कि आसाम और मेघालय के बीच में हैं, जिसको लेकर दोनों ही स्टेट्स में डिफरेंसेस हैं। और इन 12 एरियाज़ को अगर हम देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2700 स्क्वायर किलोमीटर तक के जो एरियाज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं। इनमें से कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो बहुत सारी कमिटीज़ आई थी, लेकिन जैसे कि 1951 में कमेटी आई थी, उनके रिकमेंडेशंस पे कुछ चीज़ें हुई, वो डिस्प्यूटेड है। 1969 में देयर वाज अ कमिटी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, दैट इज़ डिस्प्यूटेड। So the number of attempts has been made to resolve this boundary dispute between Assam and Meghalaya, लेकिन इन attempts के बावजूद there were different locations जहाँ पे जो issues हैं वो flare up होते रहते थे। So इन different interpretations की वजह से ही ये पूरा का पूरा सिनेरियो खड़ा हुआ। Now इस रेजोल्यूशन में there are 12 पॉइंट्स जिसको लेकर आसाम और मेघालय के बीच में डिसएग्रीमेंट है, लेकिन इस पैक्ट में 6 पॉइंट्स को लेकर यहाँ पे अरेंजमेंट की गई, एग्रीमेंट किया गया और कहा गया कि जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। दीज आर दी अदर रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन, वो बड़े चैलेंजेस हैं, उनको बाद में देखा जाएगा। पहले 12 में से 6 चैलेंजेस को अभी कंप्लीट किया जाए। सो जैसा कि आप ये टेबल देख पा रहे हैं, आसाम और मेघालय के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज़ थे, इनको डिवाइड किया गया है, कुछ पार्ट मेघालय को दिया गया है, कुछ पार्ट आसाम को दिया गया है, एंड इस तरीके से अभी ये जो 6 मेन साइट्स हैं, जो रीजन्स हैं, उससे लेकर यहाँ पे पैक्ट साइन किया गया है। वेल 2011 में देयर वर सम क्लेम्स व्हिच वर मेड बाय मेघालयन गवर्नमेंट, एंड इसमें बेसिकली कुछ एरिया को लेकर किस तरह से पहले फेज में रेजोल्यूशन किया जा सकता है उसे लेकर क्लेम्स दिए गए थे, एंड इसको लेकर दोनों ही स्टेट्स ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस रखी, एंड दे रफली डिवाइडेड दैट इन इक्वल पार्ट्स, एंड दिस वाज रिकमेंडेड टू बी विद इन मेघालय ओनली। नाउ ये पैक्ट साइन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? द नेक्स्ट स्टेप इज़ डिलिनिएशन एंड डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री, and this is done by Survey of India, and this will be done and with the presence of representatives of both the governments, and उसके बाद इसे पार्लियामेंट में लेकर आया जाएगा फॉर अप्रूवल। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को कुछ टाइम लग ही जाएगा। हाउएवर इस पैक्ट को लेकर कुछ ऑपोजिशंस भी हैं, कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, बिकॉज सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म तो ये है कि 12 एरियाज़ में से सिर्फ 6 एरियाज़ को यहाँ पे सॉल्व किया गया है, वो सभी एरियाज़ जो कि कॉम्प्लेक्स हैं उन्हें यहाँ पे टच नहीं किया गया है। सो दिस इशू हैज़ बीन टेकन अप। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि विट सी द रियलिटी ऑन द ग्राउंड ज़ीरो इट इज़ डिफरेंट, एंड मैनी पीपल दे हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस सेटलमेंट एंड दिस अरेंजमेंट जो कि उनके ऊपर इम्पोज किया गया है। सो डेफिनेटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट देयर आर ऑपोजिशन गोइंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर पैक्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल राजस्थान से है। सो राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट एल रूट सर्वर। तो बेसिकली ये राजस्थान गवर्नमेंट का जो ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव है उसकी प्रमोशन में एक बड़ा स्टेप है। जो ये एल रूट सर्वर आया है, दिस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट बामाशा स्टेट डाटा सेंटर, एंड इस सर्वर को बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया है, and this has been done in association with Internet Corporation for assigned names and numbers. तो इस रूट सर्वर की वजह से अब राजस्थान को किसी और रूट सर्वर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फॉर देयर डोमेन नेम सिस्टम,
एंड इस अरेंजमेंट की वजह से अगर कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू भी आ जाता है, कोई टेक्निकल ग्लिच आया है, कोई नेचुरल कैलामिटी आई है पूरे एशिया में या पूरे इंडिया में, उससे राजस्थान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान विल कंटिन्यू टू रन विदाउट एनी इंटरप्शन। एंड इसी के साथ साथ जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पे इंश्योर की जाएगी। सो याद रखेंगे, राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट एन एल रूट सर्वर। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो लेक्चर में आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए। थैंक यू so much for watching. I will see you in my next one. Thank you.